नमस्कार विद्यार्थियों बच्चों, आज का जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, टर्मोलॉजी हमने डिस्कस की। देखो, टर्मोलॉजी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट वहां से एज इट इज टर्मोलॉजी से क्वेश्चंस बन जाते हैं और टर्मोलॉजी अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं तो आगे की चीजें समझने में थोड़ी सी हमें आसानी होती है। तो टर्मोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, डायरेक्ट एज इट इज आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल जाएंगे और यहाँ जब हम आगे जो स्टडी करेंगे उसमें काफी सारी हेल्प मिलेगी टर्मोलॉजी से। तो बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी से। तो देखो, सेंट्रल टेंडेंसी में दो चीजें, यहाँ पे दो चीज को समझना है। एक सेंट्रल का मतलब हो गया बिल्कुल सेंटर, है ना। क्या बात हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल हो रही है सेंटर की। और टेंडेंसी का मतलब होता है नेचर। ठीक है, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, नेचर, है ना। हम बोलते हैं ना जनरल भाषा में कि यार उसकी टेंडेंसी बहुत खराब है, यार उसकी टेंडेंसी बहुत अच्छी है, मतलब उसका नेचर बहुत अच्छा है या उसका नेचर खराब है। तो टेंडेंसी का मतलब नेचर होता है और सेंट्रल मतलब हो गया सेंटर, मतलब कोई एक ऐसी वैल्यू सेंटर में, बीच में, जिसका नेचर ऐसा है कि वो सारी वैल्यू को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अगर आप स्कूल सभी लोग पढ़े हैं, स्वाभाविक सी बात है मैं भी पढ़ा हूं। तो स्कूल में क्या होता है, एक जनरली एक मॉनिटर होता है। ठीक है, क्लास का एक मॉनिटर होता है, जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है वो क्लास का मॉनिटर होता है। तो वो मॉनिटर क्या करता है, जैसे मान लो कभी टीचर नहीं है तो टीचर क्या करते हैं, उस मॉनिटर को असाइन करते थे, भाई आज जो भी एक्टिविटीज है तुम करवाओ। तो वो जो मॉनिटर होता है वो पूरी क्लास को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्या करता है, वो पूरी क्लास को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कुछ गलती हुई तो भी मॉनिटर को पकड़ा जाएगा, कुछ अच्छा काम किया तब भी मॉनिटर को पकड़ा जाएगा। टीचर आएगा, मॉनिटर को बुलाएगा, सारे बच्चों को थोड़ी ना बुलाएगा कि आप आओ, क्या क्या हुआ था, वो मॉनिटर को बुलाएगा, आप बताओ दिन भर में क्या क्या एक्टिविटीज की है, कौन सा बच्चे ने कोई गलती की या कोई बच्चा मस्ती कर रहा था, वो सारा कौन बताएगा, मॉनिटर बताएगा। मतलब वो एक मॉनिटर जो है पूरी क्लास को क्या कर रहा है, वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब भी यही है कि कोई एक ऐसी वैल्यू, अब इसको समझते हैं हम किससे, स्कैटर डायग्राम से। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी वैल्यू जिसका नेचर ऐसा है जो बाकी जितनी भी वैल्यू उसके आसपास हैं उन सबको वो क्या करे, रिप्रेजेंट करे। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। समझना, एक डायग्राम होता है जिसको हम स्कैटर डायग्राम बोलते हैं, जिसको मैं आपको कोरिलेशन के अंदर भी बताऊंगा। ठीक है, एक डायग्राम होता है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम मतलब ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन डॉट्स। जब हम किसी ऑब्जर्वेशंस को, वैल्यूज को या डाटा को डॉट में रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से डॉट्स में, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्कैटर डायग्राम। मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, ये क्या है, स्कैटर डायग्राम। ठीक है, इसको स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। मतलब ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है जिसके अंदर हम वैल्यूज को डॉट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें, डॉट्स में, याद रखना, यहाँ पर वैल्यूज को डॉट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे चीजें हमें समझनी है, क्या समझनी है कि यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू होगी, सेंटर वैल्यू, जो क्या करेगी, इस जितनी भी आसपास की वैल्यू है, इस पूरी क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं सबको वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर मान लो कहीं भी एक हो सकती है वो वैल्यू, इसको हम बोलेंगे सेंटर वैल्यू। क्या बोलेंगे, सेंटर वैल्यू। अब सेंटर दो तरीके से लिखा जाता है यार, इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं इंग्लिश तो पढ़ाता नहीं हूँ कि ऐसा कब लिखेंगे ऐसा कब लिखेंगे, समझ जाना। ठीक है, ये एक सेंटर वैल्यू होती है जो क्या कर रही है, बाकी सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। अब चीजें समझ में आ गई होगी आपकी। तो सेंट्रल टेंडेंसी की सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। समझना, इसका मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल मतलब चर के अंदर ऐसी संख्या, मतलब ये जितनी भी वेरिएबल्स है, सारे वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड, ये सारे वेरिएबल्स, इसके अंदर एक ऐसी वैल्यू जो क्या करे, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज याद रखना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ऐसी वैल्यू वेरिएबल के अंदर जो पूरे ऑब्जर्वेशन को, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हम बोल देते हैं सेंटर वैल्यू। ठीक है, अब इसी को हम क्या बोल देते हैं, याद रखना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एवरेज वैल्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ना 1 2 3, अब इसका एवरेज निकालो तो एवरेज क्या आएगा, 1 + 2 + 3, और 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 6/2, कितना आ जाएगा, 3, सॉरी 3/2, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या निकल के आया, यहाँ से ये निकल के आया कि ये जो दो वैल्यू है, ये दो ऑब्जर्वेशन है, ये पूरे ऑब्जर्वेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी को हम एवरेज बोल देते हैं या सेंट्रल टेंडेंसी बोल देते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, लोकेशन। इसी को क्या बोल देते हैं, मेजर ऑफ लोकेशन। क्या बोल देते हैं, मेजर ऑफ लोकेशन।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पर होती है सेंटर वैल्यू, या पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे पर्टिकुलर लोकेशन है, मिडिल वैल्यू है, बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे चीजें क्या निकल के आती है, ये आती है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को और किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को और किन नामों से जाना जाता है, तो याद रखना यहाँ पर इसको बोल जाता है मेजर ऑफ एवरेज। इसको क्या बोला जाता है, मेजर ऑफ एवरेज भी बोला जाता है, और इसको मेजर ऑफ लोकेशन भी बोला जाता है। ठीक है, कभी अगर बहुत इजी क्वेश्चन पूछना हो तो ये पूछा जा सकता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज आल्सो नोन एज, तो मेजर ऑफ लोकेशन भी बोलते हैं, मेजर ऑफ एवरेज भी बोलते हैं, क्योंकि लोकेशंस को दिखाई गई, और वो जो वैल्यूज होती है, जो सेंटर वैल्यू होती है, वो अपने आप में क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये होता है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, कौन कौन सी मेजर्स होती हैं। ठीक है, अरे यार, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्लियर है, कौन कौन सी होती है? देखो यहां पे देयर आर 5 मेजर। क्या होता है, देयर आर 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देयर आर 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे जो है वो कितनी होती है, 5 होती है। जनरल क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो 5 होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वन है एरिथमेटिक मीन, या सिंपल इसको मीन भी बोला जाता है। ठीक है, सिंपल इसको मीन भी बोल देते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। आप किसी से भी रिप्रेजेंट करो, ए बार लिखो, वाई बार लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन एक्स के ऊपर बार, सिंबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो है मीडियन। ठीक है, मीडियन, इसको पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं, याद रखना। ठीक, तीसरा है मोड, चौथा है जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक गुणोत्तर श्रेणी, और पांचवा है हार्मोनिक मीन, हरात्मक श्रेणी। ये 5 मेजर होती है किसकी, सेंट्रल टेंडेंसी की। अब इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा रियल लाइफ में एंटर करूंगा, मैं आपको रियल लाइफ बेसिस पे इसको समझाऊंगा कि क्या है ये सेंट्रल टेंडेंसी। एक तरह से समझ लो ये क्या है, फादर है। ठीक है, और ये जो 5 मेजर है ये क्या है, इसके बेटे हैं, सन है, समझाने के लिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे चीजें। तो जब हम रियल लाइफ में, या हम जानते हैं कि हमारे फादर जो हैं वो हमेशा चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं, है ना, पिताजी क्या चाहते हैं, पिताजी चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं, जितने भी हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, कि मेरे जो बच्चे हैं उनमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए। मतलब मेरे बच्चे जो है बड़ों का सम्मान करें, सारे बच्चे, मेरे जो सारे बच्चे हैं वो पढ़ने में अच्छे हो, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, है ना, सारी चीजें, ये क्वालिटीज बच्चे, माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं उनमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, पढ़ने में अच्छे होने चाहिए, लोगों की हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, लोगों की भलाई करने जैसा नेचर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो वैसे भी सेंट्रल टेंडेंसी क्या सोचता है कि मेरी जो ये 5 बच्चे हैं उनमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हो, जैसे पिताजी सोचते हैं कि भाई मेरे बच्चों में ये क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन सारे बच्चे एक जैसे होते हैं क्या? कोई लड़ाकू निकल जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, कोई आवारागर्दी करता है, ठीक है, कोई दारू पीता, कोई शराब पीता। तो क्या वो पिताजी ऐसा सोचते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा निकले? कोई नहीं सोचता। लेकिन सारे एक जैसे नहीं होते हैं, कहीं संगति के असर की वजह से अलग अलग जो है सबका नेचर हो जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी जो पिताजी है, इनके इन मेजर्स के, वो भी चाहते हैं कि मेरे बच्चों में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अब क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो डिस्कस करते हैं। अब किन के अंदर वो सारी क्वालिटी होती है, किन के अंदर वो सारी क्वालिटी नहीं होती है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर बेटा है मेरा वो एक आदर्श बेटा है ना, जो अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलता है, उसको ये बोला जाता है कि यार ये अपने पिताजी का बहुत ही आदर्श बेटा है, आइडियल बेटा है, जो सारी बातें मानता है और जैसा इसके पिताजी ने सोचा था वैसा ही ये निकला है। तो यहां पर भी जो हमारी 5 मेजर हैं, ये इस क्वालिटी के अंदर जो पिताजी ने सोची कि ये क्वालिटी होनी चाहिए, इन 5 में से जो उस क्वालिटी को फॉलो करेगा ज्यादा, उसको हम क्या बोल देंगे? आदर्श मेजर बोल देंगे, आदर्श माप बोल देंगे, आइडियल मेजर बोल देंगे। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सेंट्रल टेंडेंसी की जो है आइडियल मेजर कौन सी है। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं? उनके कैरेक्टर के बेसिस पे, कि सेंट्रल टेंडेंसी के कैरेक्टर जो है वो कौन सी मेजर फॉलो कर रही है। ठीक, चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए, तो यहां पर हमें सबसे पहले देखना है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है हमारी, उसके कैरेक्टर्स क्या है। ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता हूं, फीचर्स बोल सकता हूं या कैरेक्टरिस्टिक्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि सेंट्रल टेंडेंसी के क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। मतलब यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी की बात नहीं हो रही है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही है। मैं लिख देता हूं पूरा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब जो भी अर्थमेटिक मीन और जो पांचों माप हैं, उसके पिताजी सोच रहे हैं, ये पिताजी हैं, बोल रहे हैं कि मेरी जो बेटे हैं, मेजर्स मतलब बेटे, सेंट्रल टेंडेंसी बोल रहा है कि मेरे जो बेटे हैं उनमें ये कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, देखो क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए। पहला कैरेक्टर, इट शुड बी, वही शुड लगाएंगे, होना चाहिए, तो इट शुड बी इजी टू डिफाइन। तो इनका कहना है सेंट्रल टेंडेंसी का, भाई मेरा जो बेटा है, मेरी जो मापे हैं, वो आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको परिभाषित होनी चाहिए, कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए। देखो बुक में यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिलता है, जितनी भी बुक मैंने देखी है, मैंने पढ़ी है, वहां पर यहां लिखा हुआ मिलता है रिजिडली, रिजिडली लिखा मिलता है कि रिजिडली डिफाइन होनी चाहिए। लेकिन मेरे को एक चीज ये समझ में नहीं आई, ये पढ़ रहे हैं हम कैरेक्टर, मतलब एडवांटेज पढ़ रहे हैं, मेरिट पढ़ रहे हैं, और रिजिडली का मतलब होता है अपने आप में कठोर। मतलब कठोरता जो है अपने आप में नेगेटिव चीज को दिखाती है। अगर मैं बोलूं कि मेरी जो सारी मापे हैं वो बहुत कठोर होनी चाहिए, मतलब रिजिडली होनी चाहिए, आसानी से डिफाइन नहीं होनी चाहिए, रिजिडली डिफाइन लिखवाता है, रिजिडली डिफाइन होनी चाहिए, मतलब कठोरता से डिफाइन होनी चाहिए, तो वो मेरे हिसाब से मुझे गलत पॉइंट लगता है। तो मैं यहाँ पर इजी टू डिफाइन लिखता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर है, मतलब आसानी से परिभाषित होनी चाहिए। फिर भी आप ये रिजिडली वर्ड याद रखना, ठीक है, क्योंकि बुक की लैंग्वेज है वो। ठीक, सेकेंड पॉइंट है, इट शुड बी easy to understand and easy to calculate। अब इसी पॉइंट से समझ में आ जाता ना कि ये इजी टू डिफाइन होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि वो आसानी से समझ में आनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, आसानी से उसकी गणना होनी चाहिए। मतलब मेरा जो बेटे हैं वो क्या हो, आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, है ना, ऐसी चीजें हैं। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी बोल रहा है कि मेरे जो मापे हैं वो आसानी से परिभाषित होनी चाहिए, आसानी से समझ में आ जाए, उनकी गणना करना भी आसान हो। ठीक, नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं किसी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर, सभी का इस्तेमाल होना चाहिए, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन का यूज होना चाहिए उसके कैलकुलेशन में। ठीक, मतलब बेटा जो है सभी की आज्ञा का पालन करे, सीधी सी बात। फिर क्या होगा, इट शुड बी capable for further mathematical calculation। ठीक है, इट शुड बी फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मतलब ये मापें ऐसी होनी चाहिए जिनका हम आगे और गणितीय गणना कर सकें। अब ये पॉइंट को समझना पड़ेगा आपको, ऊपर वाले पॉइंट तो समझ में आ रहे होंगे। ये पॉइंट का मतलब है, जैसे कि मान लो हमने क्या निकाला, एवरेज निकाला एक्स बार। हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं, एक दिया है x1 और दिया है x2 बार। दो आपने कैलकुलेशन निकाले, एक का अपन ने निकाल लिया x1, जैसे n1 वैल्यू थी उसका अपन ने x1 बार निकाल लिया, n2 वैल्यू थी उसका आपने x2 बार निकाल लिया। ठीक, यहाँ पे चीजें खत्म हो गई, भाई x बार हमने निकाल लिया मतलब मीन निकाल लिया, खत्म हो गई। लेकिन क्या हम, इस पॉइंट का मतलब यही है, क्या हम इन दोनों का उपयोग करके एक नया बार निकाल सकते हैं, नया मीन निकाल सकते हैं? क्या नया मीन निकाल सकते हैं? क्या मतलब, क्या हम आगे और इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2, इस तरीके से आगे और कैलकुलेट करके एक नया मीन हम निकाल सकते हैं। ये इसका कहना है। तो जो इसको फॉलो करेगा वो क्या होगा, अच्छा बेटा होगा, सीधी सी बात है। कुछ मेजर फॉलो करेगी, कुछ मेजर, सारे मेजर में तो हम आगे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो मीन के अंदर हम करते हैं। तो ये पॉइंट समझाने के लिए मैंने बताया कि क्या चीजें होती हैं, कि अगर आपका आंसर एक बार आ चुका है, एक वैल्यू आपने निकाल ली है और इसी तरीके से 2-3 वैल्यू है, तो क्या उनको हम कंबाइन करके एक और नई वैल्यू निकाल सकते हैं? ये पॉइंट यहां पे बोल रहा है। चलिए नंबर 5, इट शुड बी लिस्ट, इसी को बोलते हैं मिनिमम। इट शुड बी लिस्ट अफेक्टेड
by fluctuation of sampling. फ्लक्चुएशन की देख लेना स्पेलिंग. इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग. मतलब सैंपलिंग का मतलब समझो. सैंपलिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल. सैंपलिंग का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल. चीजें मैं बहुत यहां पे स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि चीजें एक बार आपको क्लियर हो जाए. सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? सैंपल को सिलेक्ट करना. जैसे फॉर एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. जब आप पैथोलॉजी लैब जाते हो अपना ब्लड टेस्ट करवाने, तो आप क्या देते हो? वहां पे ब्लड सैंपल देते हो. सैंपल क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि हम वहां पर थोड़ा सा ही ब्लड देते हैं पूरी बॉडी के ब्लड में से. ठीक है. सैंपल एक होता है सैंपल, एक होता है पॉपुलेशन. दोनों वर्ड समझ लेना. यहाँ पे लाइफ में हमेशा चीजें क्लियर हो जाएगी. पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे जनसंख्या नहीं है. पॉपुलेशन का मतलब होता है, आप बोल सकते हो पॉपुलेशन का मतलब होता है होल, पूरा. जैसे आपकी पूरी बॉडी का ब्लड. ठीक है, पूरा ब्लड. और यहाँ पे क्या होता है? इस पॉपुलेशन में हम क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं. तो पार्ट ऑफ, ये हम बोल सकते हैं पार्ट ऑफ ब्लड. ठीक है. तो जब हम ब्लड देने जाते हैं, मतलब जब हम टेस्ट, जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो वहां पे हम थोड़ा सा ही ब्लड देते हैं. क्या पूरा पूरा बॉडी में से ब्लड निकाल देते हैं? तो हमारी पूरी बॉडी में जो पूरा ब्लड है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन. उसमें से जब थोड़ा सा ब्लड सिलेक्ट करते हैं, मतलब थोड़ा सा ब्लड लेते हैं, उसको हम बोल देते हैं सैंपल. ठीक है. तो और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? सैंपलिंग. एक और एग्जांपल बताता हूं. जैसे सभी के घर में मम्मा लोग या आप बाहर रह रहे हो तो आप भी क्या करते हो? चावल पकाते हो कुकर के अंदर. ठीक है. चावल पकाते हो, 1 सीटी लेते हो, 2 सीटी लेते हो. ठीक है. उसके बाद क्या करते हो? आप ढक्कन खोलते हो और ऊपर से 2-3 चावल उठाते हो, है ना. 2-3 चावल वो उठाते हो और ऐसे दबा के देखते हो, है ना. मम्मा करती है 2-3 चावल लेती है, उसे दबा के देखती है. उससे ये पता चलता है कि चावल पके या नहीं. सिर्फ 2 या 3 चावल दबा के देखने से ही पता चल जाता है कि चावल पके या नहीं. क्या सारे चावल को एक एक करके दबाएंगे? नहीं. तो जो सारे चावल है वो पॉपुलेशन है. उसमें से हमने क्या किया? 2-3 चावल लिए और उसको दबा के देखा, हाँ भाई पक गए, मतलब कि पूरा जो चावल है सारा चावल पक गया. तो उसको बोलते हैं सैंपलिंग. और जो हमने 2-3 चावल लिए वो हो गया सैंपल. क्लियर है? सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल बेस्ट हम काम करेंगे. तो अब यहां पर इस पॉइंट का मतलब यही है कि हमारी जो मेजर्स हैं वो इस पॉइंट से अफेक्ट नहीं होना चाहिए. सैंपलिंग से अफेक्ट, फ्लक्चुएशन मतलब होता है चेंजेस आना, थोड़ा सा एरर आना, त्रुटि होना. तो सैंपलिंग एरर नहीं होनी चाहिए उसके अंदर. सैंपलिंग एरर का मतलब है कि आपने चावल लिए, है ना, आपने चावल लिए और उसमें से पता चला आधे चावल पके और आधे चावल नहीं पके. इसका मतलब यही है. सैंपलिंग एरर का मतलब यही है कि आधे चावल पके और आधे चावल नहीं पके. वही बात है. तो इस तरह की एरर नहीं होनी चाहिए. लास्ट पॉइंट, इट शुड नॉट बी much affected by extreme value. एक्सट्रीम वैल्यू या एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ पे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन समझ लीजिए. मैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको आराम से समझा रहा हूँ क्योंकि यही सारे पॉइंट आने वाले हैं आगे फिर से. तो वहां मैं इतना नहीं बताऊंगा, यहीं से आप सारी चीजें समझ जाओगे. एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब समझना. एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 100, फिर मैंने लिखा 1000, फिर मैंने लिख दिया यहां पर 1 लाख, जो भी 1 लाख 10 लाख. अब एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू. इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू. याद रखना, इन दोनों वैल्यूज को बोलते हैं एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन. मतलब सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन को एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं. जब मान लो हम इस तरीके का जब निकालते हैं एवरेज, इस तरीके के जब डाटा का एवरेज निकालते हैं, तो यहां पर जो हमारा अर्थमेटिक मीन है या एवरेज है वो सही नहीं आता है. क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीम वैल्यू इसको अफेक्ट कर रही है. क्यों अफेक्ट कर रही है? क्योंकि यहां देखो ना, ये सबसे छोटा वैल्यू 2 है, उसके बाद 100, 1000 और सबसे बड़ा 10 लाख हो गया. तो यहाँ पे एवरेज वाकई में क्या होगा? यहाँ पे अफेक्ट करेगा. एवरेज जो अगर मान लो जैसे 2, 4, 6, 8 और 10 लेता हूं, तो यहाँ पे अपने को सीधा समझ में आ रहा है कि इसका एवरेज 6 होगा. लेकिन इसका एवरेज आप नहीं बता सकते क्या होगा, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 2 है और सबसे बड़ी वैल्यू 1 लाख है या 10 लाख है. ठीक है. तो यहाँ पे ये एक्सट्रीम वैल्यू. दूसरी चीज मैं और बता देता हूँ. एक्सट्रीम वैल्यू को जब हम क्लास इंटरवल लेंगे, जैसे 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, ठीक है, ये क्लासेस है. अगर ये क्लासेस इस तरीके से दे दे, जैसे लेस देन 10, फिर 10 से 20 और 20 से 30 और ग्रेटर देन 30, इस तरीके से देते हैं, तो इस तरीके की क्लासेस को भी क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम क्लासेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम क्लासेस. या इस तरह की क्लासेस को क्या बोलते हैं? ओपन इंड
क्लासेस या एक्सट्रीम क्लासेस, ये इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सट्रीम क्लासेस। ठीक है, ओपन इन क्लासेस का मतलब है कि यहां पे देखो ये क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, हमें नहीं पता कि 10 से छोटी वैल्यू कितनी है। अब जब हमें यही नहीं पता कि 10 से छोटी वैल्यू कितनी है, 0 है, 5 है, 4 है, 8 है, तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। यहाँ किसका, अर्थमेटिक मीन का। आगे बताऊंगा। यहाँ पे 10 से बड़ी वैल्यू कितनी है नहीं पता, 10 से बड़ी कितनी, 31 से, 32 से, 35 से, 40 से कितनी है नहीं पता, तो इसको बोलते हैं ओपन इन क्लासेस। कुछ मेजर जो है ओपन इन क्लासेस में कैलकुलेशन हो जाएगा, कुछ का नहीं होगा, इस तरीके की चीजें हैं, तो इसको बोलते हैं ओपन इन क्लासेस। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। चीजें आसानी से आपको क्लियर होती जा रही होगी। तो ये सारी है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये किस साइंटिस्ट ने दी है, तो यूल नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये कैरेक्टर दिए हैं। ठीक है, किसने, यूल नामक साइंटिस्ट ने कैरेक्टर दिए हैं। चलिए, तो यहां पे आपको ये समझ में आ गया कि ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है, ये चाह रहा है कि भाई मेरे जो 5 बच्चे हैं, मेरी जो 5 मापें हैं, उनमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन सी, जो मैंने अभी 6 क्वालिटीज आपको बताई हैं। क्लियर। चलिए, अब 1 बाय 1 हम सारी क्वालिटीज को यहाँ पे या मेजर्स को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। ठीक है, अर्थमेटिक मीन, इसकी बात सबसे पहले करेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कहां से क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ये होता है, अर्थमेटिक मीन इज द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज देयर सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितनी भी आपके पास संख्या दी हुई है, ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, उन सबको जोड़ो और जितनी संख्या है उतने से भाग दे दो, तो एवरेज निकल के आ जाता है। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं क्या है। इट इज ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, it is a set of observation is there sum divided by number of observations। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या बोला गया है, मान लो यहां पर क्या है, xi, मतलब आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या है, x1, x2, x3 से लगाकर कहां है आपके पास xn। यहाँ पे i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, i रिप्रेजेंट कर रहा है 1, 2 से लेके n को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है i। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है, कहाँ तक है, n ऑब्जर्वेशन है, तो उनको क्या करो, पहले तो जोड़ो। मतलब हमने लिखा x1 प्लस x2 प्लस डेस 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 xn, जोड़ो। जोड़ने के बाद बोल रहा है क्या, डिवाइड करो, कितने, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो कितने ऑब्जर्वेशन है, n ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ से हम n से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अर्थमेटिक मीन। चीजें समझ में आई। डेफिनेशन से ही फार्मूले बनते हैं जनरली, तो ज्यादातर मैं आप कोशिश करूंगा कि आपको फार्मूले याद करने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो वही डेफिनेशन से क्या बोला है कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ये हो गया आपका सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पूरा एक सेट है। इज देयर सम, उसको जोड़ो, ये जोड़ा, फिर बोला डिवाइड करो, जितने ऑब्जर्वेशन है, तो n ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर दिया, हमें क्या मिल जाएगा, अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। तो जैसे मान लो आपके पास डाटा दे दिया, फॉर एग्जाम्पल, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से बोला कि इसका अर्थमेटिक मीन निकालो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में सिंपल क्वेश्चंस इसे आते हैं, तो यहां तो हमें पता है कि एक सिंगल रेंज में बढ़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो जो बीच वाली वैल्यू होगी उसका मीन, अर्थमेटिक मीन वही होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करना भी बताऊंगा कैसे करते हैं। तो यहां पर यही है कि इन सबको जोड़ो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, और डिवाइडेड कर दो, कितनी संख्या है, 10 से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, x बार यहाँ पर मिल जाएगा। अब जोड़ देना, 10 ये है, फिर 10 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 50 हो गया और 55, तो x बार आपका कितना आ जाएगा, 5.5। ठीक, 5.5। यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे डायरेक्ट निकाल सकते थे, जब आपको ये चीज देखना है कि देखो सब में डिफरेंस 1 का आ रहा है, एक सीरीज में आगे बढ़ रही है, 1 से 2, 2 से 3, टोटल 10 संख्या है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कैसे निकालेगा हम, देखिए चीजें क्या होगी यहाँ पे कि आधी वैल्यू यहाँ पर हम इस तरीके से छोड़ देंगे। देखो इवन नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर की कंडीशन में कैसे निकालेंगे, 4 इधर से छोड़ दिए, 4 इधर से छोड़ दिए, दोनों तरफ से इक्वल छोड़ना है, बीच में जो अंक बचे हैं, जैसे क्या बचा, 5 और 6 बचा, तो 5 और 6 कितने होंगे, 11, 11 और 2 संख्या 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 5.5 आएगा। तो चाहे आप टोटल जोड़ के डिवाइड करके निकालो, और अगर इस तरीके से डाटा दिए हैं, ठीक है, इस तरीके से डाटा दे, पर ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज क्या है, डाटा आपका एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, सब में एक एक का डिफरेंस है, तब ये नियम लागू होगा, अदरवाइज नहीं लागू होगा, तब आपको
इस तरीके से डाटा दे दी, मान लो 2 दे दिया, फिर 8 दे दिया, फिर 15 दे दिया, इस तरीके से डाटा है, ठीक है, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, यही मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये अनग्रुप डाटा वाला केस है। दूसरा हम बात करेंगे अगर ग्रुप डाटा हो तो किस तरीके से अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन को, ठीक है। ग्रुप डाटा के केस में कैसे हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो ग्रुप डाटा केस में क्या होता है, सेम चीज है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, xi और क्या होगा, fi, ये ग्रुप बनेगा। ग्रुप ऐसे बनेगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपके पास x1 x2 से लेकर xn, ये तो आपके पास क्या ऑब्जर्वेशन हो गया, उसके साथ ये फ्रीक्वेंसी रहेगी f1 f2 के साथ fn। अब बात वही है कि अब हमें डेफिनेशन पे जाना है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर xb और fb ये दोनों ग्रुप में है। ग्रुप में है तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, xi fi का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x1 हो जाएगा, f1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, f2 हो जाएगा, और ये लास्ट में आ जाएगा xn और fn। अभी बन गया सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया तो डेफिनेशन क्या बोलती है, इज देयर सम, इनका सम कर दो, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस xn fn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप में है डाटा, मतलब ये एक वैल्यू x1 जो है वो f1 बार आई है, मतलब टोटल नंबर कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर हम f1 प्लस f2 प्लस fn जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सबको जोड़ देते हैं तो टोटल नंबर निकलेगा, और वो हमारा क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन। मतलब अरिथमेटिक मीन का यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, प्लस की जगह मैं समेशन लिख दूं, और ये x1 f1 क्या है, ये है xi fi है टोटल, तो यहाँ पे मैं xi और fi लिख देता हूँ। नीचे f1 f2 क्या है, फ्रीक्वेंसी है, fi है, तो मैं यहाँ पर समेशन fi लिख देता हूँ। इस fi की जगह हम कैपिटल N भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका फार्मूला बनेगा। अब ये फार्मूला बनेगा तो क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चंस में लिखा आता है वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल या कुछ भी दे देंगे जिसको हम xi लिखते हैं, ठीक। दूसरा आपको दे देते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक, जिसको हम fi लिखते हैं, ठीक। मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी की क्या कंडीशंस होती है। अब यहाँ पे मान लो वेरिएबल आपको दे दिया 2 4 5 7, ठीक। फ्रीक्वेंसी आपको दे दी, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया, 5 दे दिया और 3 दे दिया। फ्रीक्वेंसी की कंडीशंस क्या है, मैं बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी हमेशा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, जिगजैग ऑर्डर में होती है, कभी भी ना तो असेंडिंग में होगी ना ही डिसेंडिंग में होगी, हमेशा जिगजैग, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों एक साथ होगा। देखो देखो बढ़ रही है फिर घट रही है। तो यहां पर हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है, डेफिनेशन बोल रही है कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बनाओ सॉरी, अब सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन यहाँ पर x है और f है। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, xi और fi का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला क्या होता है, समेशन xi fi अपॉन में समेशन fi। तो यहाँ पे xi fi का इंटू हो रहा है, तो यहाँ पे xi fi का इंटू करके इसकी वैल्यू निकाल लो, जैसे 2 8 25 और 7 21। फिर समेशन दिया है, मतलब सबका सम निकाल लो, xi fi कितना होगा, 21 और 25 ये हो गया आपका 46, 46 और 2 48, 48 और ये हो गया 56, ठीक। नीचे समेशन fi दिया, मतलब fi को टोटल जोड़ो, समेशन fi आ जाएगा 5 और 5 10 और 1 11। तो यहाँ से आपका मान कितना निकल कर आ जाएगा, फिक्स बराबर 11, तो x बार बराबर हो जाएगा 11 5 55, 1 बचा, आगे जाने की 0, फिर जाएगा 100 100 11 में धाम 110, इस तरीके के कुछ आपको निकल के आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो किसमें, ग्रुप डाटा में। ये छोटा क्वेश्चन है, ये भी आपकी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, वैल्यूज दे देंगे छोटी सी और बोल देंगे इसका मान निकाल के बताओ अरिथमेटिक मीन क्या होगा। सेकंड हम बात करेंगे नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, कि आपको ग्रुप डाटा तो दिया ही रहेगा बट विथ क्लास इंटरवल, ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल, ठीक है, ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल। ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दी रहेगी, ठीक। जैसे मान लो 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप डाटा के केस में एक चीज लिख लेना, हमेशा आपको निकालना पड़ता है मिड पॉइंट। इस केस में क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट, जिसको हम xi बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा या तो आप फार्मूला याद रखो या फिर डेफिनेशन से कॉन्सेप्ट याद रखो, मैं, ठीक है। फार्मूला, बिना फार्मूले के भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो अगर आपको डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, डेफिनेशन क्या बोलती है कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, उसका सम चाहिए और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो या तो आपको फार्मूला पता है, तो ये आपको पता है कि xi और fi चाहिए, तो fi कैसे आएगा, मिड पॉइंट से आएगा इस कंडीशन में।
अब यहाँ पे आपको मान लो फ्रीक्वेंसीज दी है, फ्रीक्वेंसीज दे दी आपको 2, 5, 3 और 1, ठीक। अब आपको पता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो है फार्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्स आई नहीं है, तो एक्स आई कैसे निकालोगे? तो एक्स आई कहाँ से? इसका मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट जिसको हम एक्स आई बोलेंगे। यहाँ पे मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? टर्मिनोलॉजी में पढ़ा है हमने, दोनों को जोड़कर 2 का भाग कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग 15, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग 25, और ये आ जाएगा 35। अब आपका ये क्वेश्चन सेम ऐसा बन गया, कैसा? एक्स आई है, एफ आई है दोनों, यहाँ से आपको क्या करना है? एक्स आई और एफ आई निकाल लेना है और सम करके इस फॉर्मूले में पुट कर देना, तो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो ये ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल के केस में आपको ध्यान रखना है कि मिड वैल्यू को ही एक्स आई बोला जाता है, ठीक। तो ये है बेसिक चीजें यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, ये जो पार्ट है ना प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, ये मोस्ट आईएमपी है, ठीक। स्टार लगा लेना, मोस्ट आईएमपी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन आने के जो है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो हाई चांस है यहाँ से क्वेश्चंस बनने के। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या बोलती है? सबसे पहली प्रॉपर्टीज बोलती है अरिथमेटिक मीन क्या होता है? इट इज ए, या ऐसा लिखो, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन of a set of value is of a set of observation is their arithmetic mean is 0, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्या बोलता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यू इज देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। अब देखो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एल्जेब्रिक फॉर्म में, मैंने लिखा समेशन, सम बोला तो मैंने सम कर दिया। यहाँ पे डेविएशन का मतलब होता है माइनस, ठीक। डेविएशन मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्या? एक्स आई, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स आई होगा। कहाँ से? फ्रॉम देयर अरिथमेटिक, इज मत करो, इसको फ्रॉम कर लो, फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मतलब अरिथमेटिक मीन से जो सेट ऑफ वैल्यू है उसका डेविएशन क्या होता है, इसके पूरे का जो सम है वो क्या होता है? 0 होता है। ये यहाँ पर बोला जा रहा है एल्जेब्रिक सम, डेविएशन सेट ऑफ वैल्यू से, कहाँ? अरिथमेटिक मीन से, तो क्या होगा? 0 होगा। ये यहाँ पर पहली प्रॉपर्टीज आपको बोल रही है, ठीक। मैं इसको प्रूफ भी करवा सकता हूँ कैसे 0 आ रहा है, पर आपके काम का नहीं है, ठीक। जब जरूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टीज यहाँ पर ये बोलती है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन of a set of observation from their sum of square of deviation of a set of observation is minimum when taken about मीन। इस पॉइंट को समझना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने बोला सम ऑफ स्क्वायर, मैंने सम किया, स्क्वायर कर दिया। डेविएशन मतलब वही हो गया अंतर, किससे? सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, मतलब एक्स आई इज मिनिमम, क्या होगा? मिनिमम होगा। कब? जब हम मीन से लेते हैं, एक्स बार से लेते हैं। ये यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक। दोनों पॉइंट याद रखना, अगर यहाँ पे स्क्वायर लग गया तो यहाँ पे एक मिनिमम हो जाएगा, स्क्वायर हटा दोगे तो 0 हो जाएगा। दोनों प्रॉपर्टीज में कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यू इज देयर फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज, तो 0 होगा। और यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यू इज मिनिमम व्हेन, कब? जब हम यहाँ पर मीन से लेते हैं, ठीक। ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार, ठीक। एन ऑब्जर्वेशन क्या होगा? जैसे मैंने एक्स आई लिखा, ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3 अप टू xn, ये एन ऑब्जर्वेशन है। और एन ऑब्जर्वेशन का मीन आपको दिया है, ठीक है। ये एन ऑब्जर्वेशन, इसका मीन दिया है आपको x बार। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या बोला कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक, टेबल बना लेना, देन न्यू मीन, जो नया मीन है वो क्या होगा?
यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछे जाएंगे कि क्या होता है। देखो अब चीजें यहाँ से समझो थोड़ा सा। मैंने बोला कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज्ड या इंक्रीजेज या एडेड, इंक्रीज्ड या एडेड बाय ए, ठीक है, कोई वैल्यू है उससे अगर सारे ऑब्जर्वेशन को हम इंक्रीज कर दें, मतलब जैसे मैंने बोला ये आपका ऑब्जर्वेशन है, इसमें मैंने लिख दिया x1 प्लस ए, सारे ऑब्जर्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, ए को ऐड कर रहे हैं, सारे ऑब्जर्वेशन में हमने ए को ऐड कर दिया। तो वो पूछेगा कि बताओ नया मीन क्या होगा। जब सारे ऑब्जर्वेशन में हम लिखा ना ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज या एडेड बाय ए, सारे ऑब्जर्वेशन में हम ए जोड़ देते हैं, तो आपका जो न्यू मीन है वो क्या होगा, जो नया मीन है वो क्या होगा। तो नया मीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका एक्स बार है पुराना, कौन सा, ये वाला एक्स बार, इसमें सीधे सीधे आप ए प्लस कर दोगे तो आपका नया मीन आ जाएगा, ठीक है। आपको अलग से निकाल के देखने की जरूरत नहीं, मैं प्रैक्टिकल बता देता हूं। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 2, 4 और 6, ये 3 वैल्यूज ली। इसका एक्स बार कितना है, 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग दोगे तो 4, ये आ गया आपका मीन, ठीक। अगर ये बोला जाए कि सारे ऑब्जर्वेशन में क्या करो, +1 करो, +1 करो। देखो इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये जो आपका 4 है, 4 में सीधे +1 कर दो तो आपकी नया ऑब्जर्वेशन, नया मीन क्या आ जाएगा, 5। लेकिन प्रूफ भी करके देख लेते हैं। एक ऑब्जर्वेशन मैंने 1 इंक्रीज किया 3 हो गया, 4 में 1 इंक्रीज किया 5, 6 में इंक्रीज किया 7। अब यहाँ पे हमारा लगाएंगे 7 और 5 12 और 3 कितना होता है 15, 15 में 3 का भाग दोगे तो 3 पंजे 15, 5 आ रहा है। मतलब आपको ये करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे क्या करना है, जो आपको मीन दिया है उसमें जितना वो बोल रहा है कि जितना ऐड करो सारे ऑब्जर्वेशन में उतना मीन में ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। यही प्रॉपर्टीज यहाँ पर ये बोल रही है, ठीक है। अब बाकी सारा कॉन्सेप्ट इसी पे काम करेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर ये बोलता है कि अगर आप डिक्रीज करेंगे तो, ठीक है, डिक्रीज या सब्सट्रैक्टेड बाय ए, ठीक है। अब हमें घटाना है तो सीधी सी बात है, घटाएंगे तो सेम वही पॉइंट आएगा कि यहां पर भी न्यू मीन क्या हो जाएगा, यहां पर न्यू मीन हो जाएगा, जो पुराना मीन है उसमें सीधे ए आप माइनस कर दो, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पूछा जाता है कि 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन जो है वो 5 है, इफ 5 इज इंक्रीज्ड इन ईच ऑब्जर्वेशन, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में 5 अगर हम बढ़ा देते हैं तो नया मीन क्या होगा, तो वो 5 पहले था पुराना मीन, 5 हम इंक्रीज कर रहे तो जोड़ दो 10 हो जाएगा नया मीन, ठीक। सेम घटाने वाली कंडीशन होगी, सेम यहां पर मल्टीपल वाली, मल्टीप्लाई बाय ए, अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो नया मीन है वो क्या हो जाएगा, पुराने मीन में ए का मल्टीप्लाई। फॉर कंडीशन डिवाइडेड बाय करना है, डिवाइडेड बाय ए करना है, तो जो आपका नया मीन आएगा वो क्या हो जाएगा, पुराने मीन में ए आप डिवाइड कर दोगे तो नया मीन आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कहीं बुक में नहीं दिया है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर, तो वहां से मैंने इसको एक प्रॉपर्टीज के फॉर्म में, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब कोई सा भी क्वेश्चन आता है यहां से अब बन जाएगा। अगर मल्टीप्लाई का पूछता है कि आपको 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 2 दिया है और हर ऑब्जर्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो नया मीन क्या हो जाएगा, पुराना 2 है उसमें 2 का और मल्टीप्लाई कर दो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसको आपको अलग से कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज देख ली। फोर्थ प्रॉपर्टीज देखो, फोर्थ प्रॉपर्टीज बोलती है कि अर्थमेटिक मीन इज डिपेंडेंट are affected by origin and scale of data। अब सर ये बता दीजिए, ये ओरिजिन और स्केल की क्या कहानी है, ये हमें समझ में नहीं आया कि ओरिजिन क्या होता है, स्केल क्या होता है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो अभी आप देखो, ओरिजिन का मतलब समझना है, यहाँ पे ओरिजिन का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे प्लस और माइनस से है, और स्केल का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई और डिवाइड से है। देखो मैं बताऊंगा अभी सारा कैसे आता है। मतलब ये है यहाँ पर जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज करवाई है ये वाली, ये इसी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। कैसे, मैंने क्या लिखा यहाँ पर कि ये डिपेंड करेगा या अफेक्टेड होगा ओरिजिन और स्केल से। मतलब अगर कोई वैल्यू प्लस करेंगे तो मीन प्रभावित होगा, मतलब वहां पर मीन में भी कुछ चेंजेस होंगे, माइनस करेंगे तो भी मीन में चेंज होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मीन में चेंज होगा, और घटाएंगे डिवाइड करेंगे तो भी चेंज होगा। देखो यहाँ पे हमने वही तो किया, यहाँ पे हमने क्या किया, अगर मान लो हमारा मीन एक्स था, यहाँ पर हमने क्या किया, ए बढ़ा दिया तो मीन भी तो ए से बढ़ गया। मतलब एक वैल्यू बढ़ाने से मीन क्या हो रहा है, यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है, ठीक।
एक वैल्यू घटाने से मीन अफेक्ट हो रहा है, एक वैल्यू को गुणा करने पर मीन अफेक्ट हो रहा है, डिवाइड करने पर मीन अफेक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे ओरिजिन हमने बोला प्लस माइनस, मतलब ओरिजिन से भी अफेक्ट करेगा, मतलब प्लस माइनस करने पर भी वैल्यू चेंज हो रही है, गुणा भाग करने पर भी वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब अर्थमेटिक मीन जो है वो ओरिजिन और स्केल दोनों से अफेक्ट होता है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, ये बनता है डी आई एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। होता क्या है ये कहां से आया, अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये कहां से आया। देखो ये कहां से आया उसकी बात बताता हूं मैं। अभी मैंने आपको यहां पर चीजें करवाई ये, ठीक है। इसमें जो x होता है ना, ये एक्स आई होता है, इसको ये एक्स आई, इस एक्स आई में से हम ए क्या होता है, ये एज्यूम्ड मीन होता है। क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मतलब इस एक्स आई में से किसी भी एक को आप एज्यूम्ड मीन मान सकते हो, तो एज्यूम्ड मीन मान सकते हो। ये क्यों करते हैं, अगर आपसे बोला जाए पर्टिकुलरली कि आप मीन निकालो वो भी ओरिजिन स्केल मेथड से, मीन निकालो वो भी ओरिजिन स्केल मेथड से, इस फॉर्मूले से नहीं निकालना है, ओरिजिन स्केल मेथड से निकालो। तो यहां से हम एक वैल्यू ए मान लेते हैं जिसको हम एज्यूम्ड मीन बोलते हैं, और एक्स आई तो ये वाला सारा हो जाएगा, और बटे में एच करते हैं जिसको हम डी आई बोल देते हैं। एच क्या होता है, एच यहाँ होता है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल क्या होता है मैंने आपको कहां बताया है, टर्मोलॉजी के अंदर बताया है, समझना। तो यहाँ पर ए क्या है, वो है एज्यूम्ड मीन, जो मैंने बताया कहां से, जो एक्स वाली वैल्यूज है वहां से किसी भी को भी मान लो, किसी को भी मान लो, आंसर सेम आएगा। एच जो होता है ये हमारी विड्थ होती है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, और ए जो होता है वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां से डी आई निकल के आ जाता है, और ये भी क्या वेरिएबल्स ही हैं। अब इसको फार्मूला क्या बनेगा, एच डी आई, एच को उधर ले गए, एक्स आई माइनस ए, इक्वेशन नंबर 1। अब इस पूरी इक्वेशन में समेशन एफ आई का मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, ठीक है। पूरी इक्वेशन में समेशन एफ आई से मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो। एच कांस्टेंट वैल्यू, एच बाहर आ जाएगा, समेशन डी आई हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा, क्योंकि एफ आई का क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नीचे समेशन एफ आई से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर समेशन एक्स आई है और एफ आई का मल्टीप्लाई किया, समेशन एफ आई आ जाएगा, नीचे भी समेशन एफ आई आ जाएगा, माइनस यहाँ ए कांस्टेंट बाहर, ऊपर समेशन एफ आई का मल्टीप्लाई, समेशन एफ आई से डिवाइड। अब होगा क्या इससे होगा क्या, देखो इसको ये क्या है, एक्स बार का हमारा फार्मूला क्या होता है, ये होता है समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन में समेशन एफ आई। देखो ये पूरा एज इट इज ऐसा ही है, मतलब यहाँ पर हम क्या रख देंगे, एक्स बार, यहाँ पर एफ आई से एफ आई कैंसिल, यहाँ तो ए ही आएगा। अब देखो एक्स आई एफ आई समेशन एफ आई तो एक्स बार हुआ, तो समेशन डी आई एफ आई अपॉन में एफ आई है, तो ये क्या हो जाएगा डी बार, और एज इज इट इज। तो यहाँ पर ए को उधर ले जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा एक्स बार बराबर ए प्लस एच डी बार। और इससे हमें ये प्रूफ होता है, यहाँ देखो ए आ गया, ए क्या होता है हमारा प्लस में है, ये प्लस में मतलब ओरिजिन, एच मल्टीप्लाई है मतलब स्केल। अगर आप ए में कुछ चेंजेस करोगे तो यहाँ पे भी चेंज होगा, या फिर एच में कुछ चेंजेस करोगे तो मीन में भी चेंजेस होगा, इसका मतलब ये है। तो आपको यहाँ पर ये फार्मूला याद रखना है और ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। बाकी कैसे आया वो मैंने आपको बताया, क्योंकि दिमाग में आता ना ये डी आई एक्स आई ए बटे एच आया कहां से, डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे उसको, तो इस तरीके से ये चीज होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है हमारी बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो भी वहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पे बोल दिया इफ x1 बार एंड x2 बार आर दी मीन ऑफ टू सीरीज, दो सीरीज आपको दी है, टू सीरीज n1 एंड n2 रिस्पेक्टिवली, ठीक। देन बोल सकते देन, या बोल सकते देन कंबाइन मीन, ये पूछा जा सकता है, या कंपोजिट मीन, या आपसे पूछ लेंगे ग्रुप्ड मीन। क्या होगा मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज करवाई थी सेंट्रल टेंडेंसी में, मतलब कैरेक्टर करवाया था, उसमें मैंने बोला था कि इट शुड बी फर्दर केपेबल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मतलब क्या इन मेजर्स को हम आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज प्रूव करती है। कैसे कि यहां पर हमें ऑलरेडी n1 एक सीरीज दी है, ठीक है, जिसका मीन है x1 बार, ठीक। एक सीरीज हमें n2 दी है जिसका बार है x2 बार, ठीक। ये दो सीरीज है, ये अपने आप में कंप्लीट है, मीन हम निकाल चुके हैं, यहां हो चुका है। लेकिन ये बोल रहा है कि जब हम इनको दोनों को जोड़ दें तो क्या नया मीन निकल जाएगा, इसी को बोलते हैं फर्दर कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम x बार निकालेंगे आगे कंबाइन वाला, तो वो क्या हो जाएगा n1 x1 बार प्लस
N2 x2 बार अपॉन में N1 प्लस N2, ये बनेगा आपका। ठीक, ये कैसे आता है प्रूफ भी करवा सकता हूं, बट जरूरी नहीं है, इतना लंबा, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर ये पूरा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो आपको सिर्फ अब यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन से बनते हैं, मान लो एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, कितने 100 स्टूडेंट्स है, उसमें से जो बॉयज हैं वो है 60, गर्ल्स हैं 40। ठीक, बॉयज का जो एवरेज वेट है वो है 50 kg, गर्ल्स का एवरेज वेट है वो है 40 kg। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है क्लास का एवरेज वेट बताओ, पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना है, तब ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं बॉयज को यहां पर बोल दिया N1, ठीक है, बॉयज को मैं यहां मान लू N1 सीरीज, गर्ल्स को मैंने मान लिया यहाँ पे N2 सीरीज, एवरेज वेट यहाँ पर मैंने X1 मान लिया क्योंकि बॉयज का है, इसको X2 मान लिया क्योंकि गर्ल्स का है। अब हमें निकालना है क्लास का एवरेज वेट, मतलब X बार हो गया। अब सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करोगे आप, तो X बार पूरे क्लास का वेट, N1 यहाँ पर 60 है बॉयज, ठीक है, और इसका मीन कितना है 50, प्लस यहाँ पर N2 कितना है 40, और इसका वेट कितना है 40, बटे में N1 N2 टोटल कितना हो जाएगा 100। क्लियर? अब यहाँ पर चीज देखो क्या हो रहा है, 6 पंजे की 30, ये हो गया 3000, प्लस ये हो गया 1600, बटे में हो जाएगा 100, ये आ जाएगा टोटल आपका 4600, बटे में आ जाएगा 100, तो इस 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो आपका पूरी क्लास का एवरेज वेट आ जाएगा 46 kg। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, ये क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी हमने समझ ली, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब यहाँ पर अब मैं आपको इसके मेरिट्स की बात करता हूँ, ठीक है, मेरिट्स और डीमेरिट्स की। तो यहाँ पर अभी हमने जो सीखा है, ठीक, उसी के बेस पे यहाँ पर मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखे जाते हैं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ठीक है, तो अब मेरिट्स डीमेरिट्स जो अभी तक हमने सीखा है, पहले तो जो 6 कैरेक्टर हमने इनके पिताजी के ध्यान में रखे थे, कौन से सेंट्रल टेंडेंसी वाले, वो ध्यान में रखना है। पहले तो ये देखो कि क्या इसको डिफाइन करना इजी है, इट इज इजी टू डिफाइन। ठीक है, इसको डिफाइन करना इजी है ना, इजी टू डिफाइन, इसको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं भाई, जितने ऑब्जर्वेशन है सबको जोड़ दो और भाग दे दो, आसान करना, डिफाइन करना आसान है। दूसरा ये हो जाएगा इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अब भाई किसी को समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि डीमेरिट चला जाएगा, ये ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आया तो ये अंडरस्टैंड कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आया मैं तो नोट लिख दूं, नहीं, ये एक चीज एक कॉमन तरीके से जो है डिसाइड होती है। ठीक है, तो इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट, इजी टू कैलकुलेट, समझ में आ गए कि इसको समझना भी आसान है, क्या करना, जितने ऑब्जर्वेशन है जोड़ दो, जितने उतने से भाग दे दो, कैलकुलेशन भी आसान है। नंबर 3, इट इज बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, जो हमने उसके पिताजी के कैरेक्टर लिखे थे उसी को देख रहे हैं हम कि ये जो इसका बेटा है अरिथमेटिक मीन, ये कितने कैरेक्टर अपने पिताजी के फॉलो कर रहा है, तो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। अब मैंने अपने मन से तो नहीं लिखा, सारे पे बेस्ड है, मैंने लिखा 1 2 और 3, अब बोला मीन निकालो, तो 1 + 2 + 3 बटे 3 करेंगे, 6 बटे 3 करेंगे, 2 आएगा, तो हमने सारे ऑब्जर्वेशन जितने भी दिए थे सबका इस्तेमाल किया, मतलब ये सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक, चलिए फिर इट इज capable for further mathematical calculation। ठीक है, अब ये भी प्रूफ है, अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टीज करवाई ये वाली कि आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपने यहाँ N1 एक आप बार x बार निकाल चुके हैं, N2 एक सीरीज का x बार निकाल चुके हैं, यहाँ पर खत्म हो गया मामला, लेकिन आप इन दोनों को जोड़कर नया भी तो निकाल सकते हो, तो आगे इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है, यही चीज हमने देखी, तो ये प्रॉपर्टीज भी ये फॉलो कर रहा है। फिर इट इज लीस्ट अफेक्टेड या नॉट अफेक्टेड, लीस्ट या इसको बोल सकते हैं नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग, मतलब सैंपलिंग से जो एरर आती है वो इसमें कम से कम या नहीं आती है। अब ये पॉइंट सर आप कैसे बोल रहे हो कि ये पॉइंट भी अरिथमेटिक मीन में लागू होता है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर कि ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट हमेशा साथ में आएंगे, ये दोनों पॉइंट हमेशा साथ में आएंगे। अगर ये वाला पॉइंट आ गया तो ये वाला पॉइंट भी आ गया, मतलब मैंने पहले बोला एरर कहां आती है, जब हम
थोड़ा सा सैंपल लेके टेस्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, वही चावल वाला, मम्मी चावल बनाती कुकर में, हमने क्या किया, 2 सीटी ली, कुकर खोला और ऊपर से 2-3 चावल उठा के चेक किया चावल पका या नहीं पका। ठीक, अब इसमें एरर रहने के चांसेस है। कैसे चांसेस है कि दबा के देख लिया, हाँ पक गया, पता चला कि नीचे जो चावल है या बीच में जो चावल है वो कच्चे रह गए, या नीचे जो चावल है पता चला जल गए, है ना। इस तरह की चीजें अक्सर हो जाती। कभी कभार ये चीज भी आपने देखने को मिली होगी, 2 की जगह 3 सीटी ले लिया आपने, खोल के देखा ऊपर तो पक गए, पता चला नीचे जल गए, पता चला ऊपर तो पक गए, बीच में कच्चे रह गए। तो इस तरह की चीजें होती है, उसको बोलती है एरर। तो इस एरर से बचने के लिए क्या करो, सारे चावल को चेक करो, नीचे से भी चेक करो, बीच में से भी चेक करो, ऊपर से भी चेक करो, हाँ पके कि नहीं पके 1-2 सीटी लेने के बाद। तो यहाँ पे वही होता है, सारे चावल मतलब कि हम यहाँ पर सारे ऑब्जर्वेशंस को ले रहे हैं, 1 2 3, हमने यहाँ पर एक बार निकाला तो सारे ऑब्जर्वेशन को लिया। अब जब हमने सारे ऑब्जर्वेशन को लिया तो हमारा अर्थमेटिक मीन जो है एग्जैक्ट आया, करेक्ट आया, यहाँ पर कोई एरर नहीं हुई। ठीक, अगर मान लो यहाँ पर 100 ऑब्जर्वेशन है, 100 में से हमने 3 को ही लेके अगर मीन निकाला तो एरर होने के चांसेस तो रहेंगे। या एक बेस्ट एग्जांपल और समझो, मान लो आप क्लास में कितने बच्चे हो, आप मान लो बीच क्लास में 100 बच्चे हो, ठीक है। अब 100 बच्चों में से हमने क्या किया, 10 बच्चों को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने क्या लिया, टेस्ट लिया, और टेस्ट में से यहाँ पर कोई बच्चा ए नाम का है, उस ए नाम के बच्चों को मान लो 70 नंबर आए, हम बोल देंगे ये टॉपर है। तो क्या यहाँ पर एरर आएगी, एरर आएगी, आएगी। क्यों आएगी एरर, कि सर आपने 10 में से इसको, ये पूरा इसको पॉपुलेशन बोलते हैं, 100 में से 10 हमने सिलेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं सैंपल, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सैंपलिंग। 100 में से 10 को हमने सिलेक्ट किया, प्रोसेस कहलाती है सैंपलिंग। अब हमने 10 को लिया, 10 का टेस्ट लिया, उसमें से ए नाम का बंदा, उसके 70 नंबर आए, सबसे हाईएस्ट, उसको हमने टॉपर बोल दिया। तो यहाँ पर क्या होगी, एरर होगी। क्यों, हो सकता है कि बाकी जो 90 बच्चे बचे हैं, अगर इनका भी टेस्ट लेता तो इनमें से कोई बी नाम का बच्चा है वो 99 भी ले आता, तो यहाँ पर एरर होने के चांसेस है। तो यहाँ पे एरर होने के चांसेस है। लेकिन अर्थमेटिक मीन में हम क्या कर रहे हैं, सारे ऑब्जर्वेशन का यूज कर रहे हैं, लिखा ना बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। जब सारे 100 का ही हम टेस्ट लेंगे, जब हम सारों का 100 का ही टेस्ट लेंगे तो एरर नहीं आएगी। इसलिए ये पॉइंट भी यहाँ पर सेटिस्फाई होता है कि ये जो है क्या होता है, लीस्ट या नॉट अफेक्टेड बाय होता है फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग से। ठीक, ये आपके मेरिट है। अब देखो एक जो बचा ना वो डीमेरिट में जाएगा, याद रखना क्यों जाएगा वो भी बताऊंगा। तो ये अपने पिताजी के 5 कैरेक्टर को फॉलो करता है, एक नहीं फॉलो करता, बस 5 को फॉलो करता है। अब सीधी सी बात है, अपने पिताजी ने जो डिसाइड किया कि मेरे बेटे में ये क्वालिटीज होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा क्वालिटी इसी के अंदर, किसके अंदर, अर्थमेटिक के अंदर 5 क्वालिटी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कोई भी इतनी क्वालिटी फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए इसको अर्थमेटिक मीन को यहाँ पर एक नोट बनाकर लिख लेना, नोट बनाकर लिख लेना कि अर्थमेटिक मीन इज द आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्यों है, इसका रीजन मैं बता चुका हूं क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइडियल बोले या मोस्ट स्टेबल, अब आइडियल की जगह टर्म्स चेंज हो सकते हैं, मोस्ट स्टेबल भी लिखा हुआ आ सकता है ना। मोस्ट स्टेबल मतलब सबसे बेस्ट, वही बोल सकते हो। या बेस्ट मेजर कौन सी है, तो अर्थमेटिक मीन है। क्यों, क्योंकि वो अपने पिताजी के 5 कैरेक्टर को फॉलो कर रही है। 6 होते हैं, 6 में से 5 को फॉलो कर रही है। एक आदत गंदी है, ठीक, लेकिन बाकी दूसरी मेजर कोई भी इतना कैरेक्टर फॉलो नहीं करेंगी। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो 6 कैरेक्टर दिए थे उसमें से 5 को ये फॉलो करता है, इसलिए इसको बेस्ट आइडियल मेजर बोला जाता है। इसको आदर्श बेटा है ये, किसका, सेंट्रल टेंडेंसी का। तो थोड़ा डीमेरिट भी समझ लो। डीमेरिट क्या है, वही एक क्या बचा, इट इज मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। मान लो कि यहां पर कोई, जैसे हमने लिखा 1 2 और 3, अब सीधा सा पता है इसका जो एवरेज है वो 2 आया, ठीक, लेकिन वैल्यू ऐसी है, एक आपको 1 दे दिया, एक आपको 100 दे दिया, फिर आपको दे दिया 1000। अब इसका एवरेज निकालो कितना आएगा, 1000 1101, 1101 बटे 3 करोगे तो 3 तिया 9, कितना आ रहा है, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 छंग 18, फिर 2 3 7 21, कितना आ रहा है, 367। अब ये कहीं भी बीच में नहीं आ रहा, ये देखो ये कहीं ना कहीं बीच में है इन दोनों वैल्यू के। अब यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, ये एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से, सबसे छोटे ऑब्जर्वेशन और सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन की वजह से इसका मीन बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। क्यों, अगर रेंज सिमिलर होती, 1 2 3 आसपास में होता तो वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में आती, मतलब वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही। अब यहाँ पे इस तरीके के डाटा है, एक बहुत छोटी एक बहुत ज्यादा बड़ी, तो ये 367 आया, 367 लगभग वो 100 के आसपास, यहाँ इसको हम बोल सकते हैं यहाँ आ रहा। अब ना तो इसके पास जा पा रहा, ना इसके पास जा पा रहा है वो। यहाँ देखो ये 2 आ रहा है, वो 1 के भी पास में है, 3 के भी पास में है, तो इस वजह से ये एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। ठीक, ये तो कौन से, ये कैरेक्टर के बेसिस पे हो गए। और डीमेरिट इसमें लिख सकते हो, वो तो कैरेक्टर के बेसिस पे हो गए। और डीमेरिट क्या है
कि अगर इसमें एक भी ऑब्जर्वेशन मिसिंग है तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। इफ एनी ऑब्जर्वेशन मिसिंग देन वी कैन नॉट कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, ठीक। तो ये को हो गया, ठीक। नॉट डिटरमाइन इन ओपन इंड क्लासेस, ओपन इंड क्लासेस में इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन बताता हूं। जैसे मान लो मैंने बोला लेस देन 10, फिर लिखा 10 से 20 और 20 से 30 और ग्रेटर देन 30, और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसीज दे दी, ये क्लास इंटरवल दे दिया, फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5 और 1। अब बताओ इसका अर्थमेटिक मीन निकालो। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपको चाहिएगा एक्स आई। अब एक्स आई कैसे निकालोगे, यहाँ मिड पॉइंट से। कैसे निकालोगे, मिड वैल्यू से। अब मेरे को बताओ यहाँ लेस देन कम कितना है, हमें पता ही नहीं है कि लेस देन 10 कितना वैल्यू है, 5 है, 4 है, 2 है, 3 है, तो कहां से। अब मिड वैल्यू निकालने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को डिवाइड करते हैं 2 से, तब निकलता है। तो या तो लोअर लिमिट डिसाइड ही नहीं है, अपर लिमिट डिसाइड ही नहीं है, तो आप एक्स की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। जब एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो अर्थमेटिक मीन नहीं निकाल सकते। इसलिए ओपन इन क्लासेस में हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जो मेजर है जिसको हम ओपन इन क्लासेस में कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, इतनी बात क्लियर है आपकी। चलो, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि x1 x+1 x+2 एंड x+3 लिखा है। मीन ऑफ x+1 x+2 x+3 इज 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालो। तो यहां पर आपको घबराना नहीं है, यहां पर करना क्या है, आपको जो हमारी डेफिनेशन है ना, डेफिनेशंस को ही फॉलो करना है। डेफिनेशंस क्या बोलती है, सारे ऑब्जर्वेशन, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, तो इस देयर सम करो x1 x+2 x+3। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 और 4, 4 से डिवाइड करो। और x बार कितना दिया है, 4 दिया है, 4 रखो। 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। x 2x 3x 4x, ये 4x हो जाएगा। प्लस ये कितना है, 3 और 3 6। अब 6 उधर जाके माइनस करोगे 10 हो जाएगा। 4x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10/4, लगभग कितना 2.5। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, और ये आराम से बहुत फास्ट कर सकते हो अगर आपको सारी चीजें पता है तो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए, ये हमारा अर्थमेटिक मीन कंप्लीट होता है। अब इसके यूजेस भी लिख लो, है ना। चीजें पढ़ाओ तो पूरी पढ़ाओ। यूजेस ऑफ अर्थमेटिक मीन, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका एप्लीकेशंस कहाँ लगाते हैं। देखो, वैसे तो यूं देखोगे तो एक स्टैटिस्टिक्स जो है ना, आप जितनी भी ब्रांच पढ़ते हो एग्रीकल्चर, सब में यूज होता है, सब में, चाहे जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, सब में यूज होता है इसका। इसके बिना आप डिग्री नहीं कर सकते, क्योंकि थीसिस तो करना पड़ेगी, एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना रिजल्ट निकालने के लिए। तो यहाँ पे यूज क्या है, इसका यूज होता है, पहले तो ये डील्स करता है किसके साथ, डील्स विथ क्वांटिटेटिव डाटा, डील्स विथ क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। क्वांटिटेटिव फिनोमेना को डील्स करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत का जो है एवरेज प्रोडक्शन कितना है, तो कैसे निकालोगे, इसी से निकालोगे, है ना। प्रैक्टिकल यूज क्या है, जनरली लोग मुझसे पूछते हैं सर स्टेट का यूज कहाँ है, एग्रीकल्चर में कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। भाई, इसकी जरूरत पड़ती है जब आप जॉब करोगे ना, जॉब में आपको पता चलेगा कि इसका यूज कहाँ है। अभी मान लो अपने पूरे भारत का एवरेज प्रोडक्शन निकालना है, जैसे मान लो गेहूं का ही निकालना है कि गेहूं का पूरे भारत का एवरेज प्रोडक्शन क्या है, तो जिन जिन राज्यों में गेहूं का प्रोडक्शन होता है सभी का क्या करेंगे, हम वहां से डाटा लेंगे, सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जितने राज्य से लिया उतने का भाग देंगे, तो एवरेज प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एवरेज एक्सपोर्ट, पूरे भारत का एवरेज एक्सपोर्ट निकाल सकते हो आप, किसी राज्य का एवरेज इंपोर्ट निकाल सकते हो आप। इस तरीके के डाटा कैलकुलेट करने के लिए अर्थमेटिक मीन का यूज होता है। चीजें समझ में आ गई। इसका यूज और कहाँ होता है, और अलग से यूज देखना हो तो इसका यूज जो है कोरिलेशन निकालने में भी होता है, इसका यूज स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने भी, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में भी इसका यूज होता है, ठीक है। कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनके फार्मूले में आपको अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। तो ये हमारे अर्थमेटिक मीन की जो है पूरी कहानी यहाँ पर कंप्लीट होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं मीडियन की। अब छोटी छोटी जो चीजें हैं जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, वहां से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियन, जिसको हम हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। हम क्या बोल सकते हैं, इट इज दी, ऐसा लिखो, मीडियन क्या होगा, इट इज दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज डिवाइडेड इनटू
टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स, उसको हम बोल देते हैं मीडियन। देखो मान लो ये एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हमने दो बराबर भागों में बांट दिया। ये 50% इधर है, 50% इधर है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ठीक है, और ये मीडियन क्या दिखा रहा है, एक पोजीशन को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, ये एक पोजीशन को दिखा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, पोजिशनल एवरेज भी इसको कहा जाता है। क्लियर है, किस मेजर को पोजिशनल एवरेज दिखाया जा सकता है। अर्थमेटिक मीन का जो डीमेरिट्स है, उसमें एक चीज और पॉइंट और लिख लेना। डीमेरिट्स जो मैंने क्या बताया था, इसमें पॉइंट लिख लेना, इट इज नॉट रिप्रेजेंट ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, याद रखना, इसको ग्राफ में नहीं दर्शा सकते, किसको, अर्थमेटिक मीन को। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि मीडियन क्या होता है। जब पूरे डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया है या बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दिए हैं, उसको अगर हम दो बराबर पार्ट में बांट दें, तो जो मेन मिडिल पोजीशन होगा, जो बीच वाली वैल्यू होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन कहते हैं। चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी मैं बात करूंगा। अब तो बात करते हैं सबसे पहले अनग्रुप डाटा की। चीजें यहीं से आपको समझ में आएगी। अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा मतलब जिसमें खाली वेरिएबल हो, फ्रीक्वेंसी ना हो। ठीक है, तो इन केस ऑफ, इसमें सबसे पहला पॉइंट, ये पॉइंट ही आपको जो है करेक्ट क्वेश्चन करवाता है। वैसे मैं डायरेक्ट मेथड भी बता दूंगा, ठीक है, बट चीजें समझना जरूरी है। तो अनग्रुप डाटा में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इसको, अरेंज दी डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, या तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, या तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। ठीक है, बताऊंगा कैसे भी, चीजें देख लो। फिर क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं हम, डिटरमाइन दी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब एन निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। ठीक, अगर यहां पर इफ एन इज इवन, मतलब क्या है, ओड करो पहले, कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है, विषम है, तो फार्मूला क्या बनेगा, मीडियन का फार्मूला बनेगा n+1 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n+1 बाई सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, इसको क्वेश्चन भी करेंगे हम। 4 पॉइंट बोलेगा, इफ n इज इवन, अगर n जो है क्या है, सम संख्या है, n अगर मान लो सम संख्या है, तो मीडियन का फार्मूला यहां से क्या बनेगा, n अगर सम संख्या है तो मीडियन का फार्मूला बनेगा n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2। ये दो फार्मूले हैं। ठीक, ये फार्मूले भी मैं क्यों लिखवा रहा हूं, तो बाई चांस एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। बाकी मैं इसका आंसर जो है ना, आपको विदाउट फार्मूले भी करवाऊंगा कैसे होता है। अब देखो, दोनों तरीके के न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अगर आपको यहाँ पर डाटा दे दिया, मैं माइनस वाला डाटा भी ले दूंगा ताकि आपको चीजें, जैसे -1 दे दिया आपको, 5 दे दिया, 0, चलो 0, हाँ 0 भी ले लो, चलो, ताकि आपकी बात डाउट्स क्लियर होते जाएं। 2 ले लिया, 6 ले लिया, 8, फिर ले लिया मैंने 3। ठीक है, पहले इवन वाला ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक हमने ले लिया यहाँ पर 7। ये अब यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है, पहला पॉइंट बोलता है क्या हमारा, कि सबसे पहले इसको अरेंज करो, अरेंज इन, हम इसको क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे, सबसे छोटी सबसे पहले, तो याद रखना माइनस वाली वैल्यू ये सबसे छोटी होगी, तो -1 सबसे पहले, फिर 0, फिर आपका छोटा है यहाँ पे 2, फिर 3 है, 3 के बाद यहाँ पर क्या है, 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है। इसको हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया। दूसरा पॉइंट, n निकालो, यहाँ पे n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ, 3, एक को छूट गया क्या बीच में, हाँ 5 छूट गया। 3 के बाद यहाँ 5 भी है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे कितने हैं यहाँ पर, 4 और 4 8, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है। अब हमें पता है कि ये क्या है, इवन नंबर है, n जो है वो इवन है, फार्मूला लगेगा क्या, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th
ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इवन केस में। अब देखो n कितना है यहाँ पे, n है 8, 8/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ऐसा लिखना है पूरा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, प्लस फिर n/2 करोगे तो 4 + 1 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। अब देखो पूरी सीरीज में चौथा ऑब्जर्वेशन कौन सा है, चौथा ऑब्जर्वेशन मिलेगा आपको 3, तो यहाँ 3 लिखो, प्लस पांचवा ऑब्जर्वेशन क्या है 5, तो यहाँ पे आप लिखो 5 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 8/2 करोगे तो आपका मीडियन कितना आ जाएगा 4, ये आपका आंसर है। ठीक, ये अब इसको डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूँ बिना फार्मूले के, क्योंकि फार्मूला कौन याद रखेगा, और आपको तो वनडे एग्जाम देना है तो शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो हमने किया क्या है, फोर्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड किया है, और मीडियन, अब डेफिनेशन पे जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक हमेशा डेफिनेशन से बनती है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक कहाँ से बनेगी, शॉर्ट ट्रिक आपकी बनेगी डेफिनेशन से। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन क्या बोलती है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लिया, या फिर मैं इधर इसको इधर ले लेता हूँ। शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ठीक। डेफिनेशन क्या बोलती है कि ऐसी वैल्यू वेरिएबल के अंदर जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 बराबर भागों में बांट दें। अब देखो हमें क्या करना है, इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, अरेंज तो करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। अब इसको 2 बराबर भागों में बांटना है, टोटल 8 है, तो इसको हम क्या करो, 1 2 3 इधर से छोड़ दी, 1 2 3 इधर से छोड़ दी। अब जो बीच की 2 वैल्यूज बची है, ठीक, बीच की 2 वैल्यूज बची है, क्यों, क्योंकि 3 3 दोनों तरफ छोड़ दी हमने, तो बराबर है ना, 50% इधर छोड़ दिया, 50 इधर छोड़ दिया, तो बीच में जो बचा वो मीडियन होता है। लेकिन बीच में यहाँ पे 2 वैल्यू है, इन 2 वैल्यू का हमें क्या निकालना है, मीन। इन 2 वैल्यू का क्या निकालना है, मीन। देखो 3 + 5 और 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8/2, मतलब आपका मीडियन कितना आएगा 4। तो जो मीन निकल के आएगा वही क्या होगा, मीडियन होगा। यहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेफिनेशन यूज हो रही है। डेफिनेशन बोलती है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 बराबर भागों में बांटो, तो यहाँ पे 8 संख्या है तो 3 इस तरफ छूट जाएगी, 3 इस तरफ छूट जाएगी, जो बीच में 2 बची है तो वो क्या हो जाएगा, उसका मीन निकाल लो, ठीक, तो वो आ जाएगा मीडियन। अब यहीं पे अगर मैं इसी केस में क्या करूं, इसी केस में यही वाला केस है, ठीक है, मैं इसी केस को ले रहा हूं, ये वाला केस को, ठीक है। अब यहाँ पे एक वैल्यूज हम कम कर देते हैं, यहाँ 7 को हटा देते हैं, ठीक है, 8 को हटा देते हैं, चलो इस 8 को मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे ये 8 कम हो जाएगा, यहाँ नहीं करते हैं, आगे कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। अब इवन नंबर ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 0 -1 2 था, 3 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, या मैं ऐसा कर देता हूँ 8 था, 7 था, 5 था, 6 था, ठीक, कितने हो गए 3 और 4 8, एक यहाँ पर संख्या हम छोड़ देते हैं, मान लो 6 छोड़ दिया मैंने। अब बोले यहाँ पे क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है, ठीक। सबसे पहले अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने लिखा -1 0 2 3 5 7 और 8। टोटल n कितना है, यहाँ पे n है अब 7, तो n यहाँ पर क्या है हमारा, ओड है, तो सीधा फार्मूला क्या लगेगा मीडियन का, सीधा फार्मूला लगेगा n + 1/2 ऑब्जर्वेशन लिखना जरूरी है, नहीं तो वही वाला आंसर ले लेंगे। अब टोटल 7 है तो 7 + 1 ऑब्जर्वेशन, यहाँ कितना हो जाएगा 8/2 ऑब्जर्वेशन, तो कितना आ जाएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पर फोर्थ ऑब्जर्वेशन है हमारा 3, तो यहाँ पे मीडियन आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा आपका 3। ये तो हो गई फार्मूला मेथड। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या है, वही डेफिनेशन, क्या करना है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 बराबर भागों में बांट देना है। तो देखो 1 2 3 इधर से छोड़ा, 1 2 3 इधर से छोड़ा, जो बीच का बच गया वही हमारा क्या होगा, मीडियन, खत्म बात, ठीक, फार्मूले की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप डाटा की। ग्रुप डाटा है तो कैसे करेंगे, देखो ग्रुप डाटा है तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ग्रुप डाटा में सबसे पहले कंडीशंस रहती है, फाइंड आपको करना पड़ेगा। अब ग्रुप डाटा क्या है ये आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, मतलब क्या हो, xi हो और fi हो, ये वाली कंडीशन हो, ठीक, जिसमें वैल्यू के साथ क्या हो, आपकी फ्रीक्वेंसी भी हो। तो सबसे पहले आपको n/2 निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे n क्या है वो आपको पता है, समेशन fi को ही हम n बोलते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक। दूसरा n/2 निकालने के बाद हमें क्या देखनी पड़ेगी, सी द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप, जस्ट ग्रेटर देन n/2, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं बताऊंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, और मैं आपको टर्मिनोलॉजी में बता भी चुका हूं, ठीक है।
मीडियन हमेशा, मैंने ये भी बोला था, मीडियन हमेशा लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही निकलती है, इसलिए यहाँ पे ऑलवेज लिखा मिलता है, ये ऑलवेज लिखा मिलता है, क्योंकि ये लेस देन टाइप में ही निकलेगी। अगर मोर देन टाइप दिया है तो पहले उसको लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये ध्यान रखना, मीडियन हमेशा लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही निकलती है, मोर देन से नहीं निकलेगी। तो हम लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं और उसमें ये जो वैल्यू आती है हमारी n/2, उससे बड़ी वाली वैल्यू को देखते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी इज मीडियन, वो हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। अब देखो यहाँ पे, यहीं पे बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। मान लो ये हमें क्या दिया है, xi दिया है, ठीक है, ये हमें दिया है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, छोटा डाटा ले लेते हैं, 1, 2 और 3 फ्रीक्वेंसीज जो है आपको दी है यहाँ पर 2, 3 और 1, ठीक, इस तरीके से। अब सीधी सी बात है, आपको सबसे पहले n/2 निकालना है, और n/2 क्या होता है, समेशन fi निकालना पड़ेगा। समेशन fi क्या है, 3, 6, टोटल कितना है, 6 है। 6 को 2 से भाग दोगे, यहाँ पे 6 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, n/2 आ गया आपका 3, ठीक है, n/2 कितना आया आपका 3। अब बोला है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो, तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, लेस देन टाइप वाली, वो निकालो। कैसे निकालते हैं, 2 का 2, फिर 2 में 3 जोड़ोगे, 2 में 3 जोड़ोगे 5, 5 में 1 जोड़ोगे 6। मैंने बोला था वहां पे पढ़ाते समय भी आपको टर्मिनोलॉजी में कि ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आनी चाहिए, तो आपका चेक हो जाएगा हम सही कर रहे हैं नहीं। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। हमने यहाँ पर क्या बोला कि ये जो n/2 है, सी द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप जस्ट ग्रेटर देन n/2। n/2 क्या है, यहाँ पे 3 है, तो n/2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर n/2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, n/2 से बड़ी वैल्यू 5 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग, ये इसको गोला बना लो, 5 है। तो फिर हमने बोला इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू वेरिएबल इज मीडियम, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है, मीडियम वेरिएबल में, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 है वेरिएबल में, x वेरिएबल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 है, तो ये 2 ही हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा 2 जो है वो मीडियन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहले हमारे पास वेरिएबल दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, उससे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, n/2 किया यहाँ पर समेशन fi होता है n, तो उसको 6 आया, 6 में 2 को भाग दिया, 3 आया। अब 3 से बड़ी वैल्यू देखनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ग्रेटर देन n/2, मतलब 3 से बड़ी वैल्यू 5 है, और इसके सामने जो भी वैल्यू होगी x में वो मीडियन होगी, तो 2 है, ठीक। अब यहाँ पे चीजें समझना, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो है इसमें थर्ड पॉइंट आता है वही ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल, ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल। सेम चीज है, देखो फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट सेम है प्रीवियस वाले का, ठीक है, ये सेम पॉइंट है प्रीवियस वाले का, कौन सा, ये वाले दोनों पॉइंट, ये 2 पॉइंट तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। कौन से, एक तो आपको n/2 निकालना पड़ेगा, फिर ग्रेटर देन n/2 देखना पड़ेगा कहाँ पे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। थर्ड पॉइंट में यहाँ आ जाता है फॉर्मूला आ जाता है मीडियन का, क्या होता है, L + h/f n/2 - CFP। बस ये फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको इतना बता रहा हूँ। शुरू की 2 प्रोसीजर सेम है, n/2 करना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगेगा। L यहाँ पर क्या है, ये है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, याद रखना मीडियन क्लास की ये है लोअर लिमिट, ठीक है, मीडियन क्लास। ऐसे बनेंगे डाटा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ठीक है। यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी मान लो 2, 5 और 3, तो ये मान लो आपका क्या आ रहा है, n/2 आ रहा है ग्रेटर देन, तो ये वाली क्लास आपकी कौन सी हो जाएगी, मीडियन क्लास। तो इसमें लोअर लिमिट क्या है, 20, ठीक है, तो लोअर लिमिट लेनी पड़ेगी, प्लस एच क्या है यहाँ पर, एच जो है आपका विड्थ है, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का आपको क्या देखना पड़ेगा, विड्थ देखना पड़ेगा। एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, n/2 जो आपको ऊपर निकालोगे वो। CFP क्या है, ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे ना उसके ऊपर वाली वैल्यू, प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लेनी पड़ेगी। इसमें सारा रखोगे मीडियन आ जाएगा, पर ये क्वेश्चंस बड़े होते हैं, आपको वन डे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूले में चीजें क्या होती है ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर मीडियन। अब बात करते हैं इसमें मेरिट्स की। मेरिट सबसे पहला इसमें क्या है, इसको भी इट इज इजी टू डिफाइन करना, इसको भी इजी है। 2 बराबर भागों में बांट दो, बीच वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, मीडियन होता है। दूसरा इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ये भी है इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट,
क्या ये सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है? हमें यहाँ पर ये जो मेरिट लिख रहे हैं ना, उसमें हमें ध्यान रखना है पिताजी के 6 कैरेक्टर। तो पहला फॉलो कर रहा है, दूसरा फॉलो कर रहा है, तीसरा फॉलो करेगा। तीसरा क्या? इट इज बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। अब मुझे यहाँ पे बताओ, क्या यहाँ पर हमने, यहाँ पर भी देखो, यहाँ हमने सारे ऑब्जर्वेशन का यूज किया, बस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 देखा और इसके सामने वाली वैल्यू मीडियन हो गई। ना तो 1 का यूज किया, ना 3 का यूज किया। ठीक है, सारे ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, इनको भी हटा दिया, इनको भी हटा दिया, बीच वाली मीडियन हो गई। मतलब सारे ऑब्जर्वेशन का यूज ही नहीं किया। जब सारे ऑब्जर्वेशन का यूज नहीं किया तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें हमारा, ये कहाँ चला जाएगा? इसके डीमेरिट्स में। ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा? डीमेरिट में चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। सारे ऑब्जर्वेशन पे निर्भर नहीं करता। जब मैंने बोला ये सारे ऑब्जर्वेशन पे निर्भर नहीं करता, मतलब ये क्या होगा? इट इज अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। मैंने बोला था ये दोनों पॉइंट साइड में आएंगे। अब अपन सारे डाटा का यूज ही नहीं कर रहे, मतलब उसमें एरर आना स्वाभाविक है, ये दोनों पॉइंट आएंगे। तीसरी बात, हमने क्या यहाँ पर इसमें आगे फर्दर कैलकुलेशन किया, एक मीडियन निकाली, दूसरी मीडियन निकाली, और आगे और हमने दोनों को यूज करके तीसरी मीडियन निकाली, नहीं निकाली, तो वो वाला पॉइंट भी इसमें चला जाएगा। तो इट इज नॉट केपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, आगे कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। मेरिट्स में आ जाओ, देखो कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट तो हो गए, 3 डीमेरिट्स में 2। अब इसमें क्या? इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? जब हमने यहाँ पर क्या किया, इसमें इसका यूज ही नहीं किया और इसका भी यूज नहीं किया। अगर मान लो क्लासेस हमारी ऐसी होती, लेस देन 10, फिर 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से ज्यादा, तो यहाँ पे हम कोई भी एक बीच वाली का यूज करते, इसका भी इस्तेमाल नहीं करते, इसका भी इस्तेमाल नहीं करते। मतलब ये एक्सट्रीम वैल्यू ओपन इन क्लासेस में कैलकुलेट हो सकती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसके मेरिट में चला जाएगा। अब देखो, ये 3 फॉलो कर रहा, 3 फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या ये अच्छा बेटा है? नहीं है। अर्थमेटिक मीन 5 फॉलो कर रहा था, इसलिए उसको अच्छा बेटा बोला। ठीक है, और इसके मेरिट्स की अगर बात करें, एक्स्ट्रा मेरिट्स की बात करें, एक्स्ट्रा मेरिट्स क्या है? इट कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली। इसको हम ग्राफिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको ग्राफिकली किस ग्राफ से डिटरमाइन करते हैं? याद रखना, इसको हम ओगिव कर्व या इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इससे इसको हम मीडियन को निकालते हैं। कैसा होता है वो कर्व? कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं, जिस पॉइंट पर यहाँ जो वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? मीडियन। ठीक है, उसी को हम मीडियन बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटरसेक्ट द पॉइंट इज मीडियन। जिस पॉइंट पे लेस देन टाइप और मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटरसेक्ट करती है, वो इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होता है? वो इंटरसेक्ट पॉइंट जो होता है वो मीडियन होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो लिख लेना जैसा मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? कि लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटरसेक्ट द पॉइंट इज कॉल्ड मीडियन। द इंटरसेक्ट द पॉइंट इज मीडियन। जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, लेस देन टाइप मोर देन टाइप, उसको मीडियन बोलते हैं। ठीक है, और ग्राफ से कैसे हम मीडियन निकालेंगे? तो ओगिव कर्व या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से निकालते हैं। ठीक, कई बार हम देख के भी बता देते हैं। क्या? मीडियन देख के बता देते हैं ना शुरू में, आधी इधर हटाओ, आधी हटाओ, जो बीच में बचा वो मीडियन। तो बाय इंस्पेक्शन भी हम देख सकते हैं। ठीक है, बाय इंस्पेक्शन के थ्रू भी हम बता सकते हैं कि ये मीडियन होगा। ठीक, ये आपके मेरिट डिमेरिट्स हो गए। यूज कहाँ है इसका? ये इसका यूज होता है क्वालिटेटिव डाटा में। ठीक है, यूज की बात करें मीडियन की, तो डील्स विथ क्वालिटेटिव डाटा। किसके साथ डील करता है? डील्स विथ क्वालिटेटिव डाटा। याद रखना, क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव डाटा जो होते हैं क्या होते हैं? जैसे मान लो आपको क्या निकालना है? इंटेलिजेंसी निकालना है, इंटेलिजेंसी निकालना है। ठीक है, ब्यूटी किसी की चेक करना है, ऑनेस्टी चेक करना है, तो किससे करोगे? मीडियन से चेक करोगे। ठीक, आप बोलोगे सर ये तो डाटा में है ही नहीं। स्टेट का मतलब ही क्या होता है? साइंस ऑफ काउंटिंग। लेकिन हम इंटेलिजेंस, ब्यूटी और ऑनेस्टी को तो काउंट ही नहीं कर सकते। तो भैया इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको पहले नंबर में चेंज करना पड़ता है, नंबर में चेंज करना पड़ता है। जैसे इंटेलिजेंसी को हम चेक नहीं कर सकते,
कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंसी चेक कर सकते हैं ना। अब भाई जैसे मान लो आपकी इंटेलिजेंसी मुझे पता करनी है, तो क्या करूंगा, आपकी क्लास में 10 बच्चे, 10 का टेस्ट ले लूंगा, उसमें सबसे ज्यादा नंबर आए वो इंटेलिजेंट होगा, तो उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये आपका मीडियन भी यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोड की। बहुलक, ठीक है, नाम इसका बड़ा शानदार है। ठीक है, बहु मतलब और लक, जब किसी के घर में बहू आ जाती है तो कई बार लक लेके आती है और कई बार लक खत्म कर देती है, तो ये बहुलक है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है ना। बहुलक का मतलब क्या हो गया, मोड का मतलब क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होगा, इट इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल which is appeared most frequently in a set of observation, उसको हम मोड बोल देते हैं। अब समझो क्या है, अनग्रुप डाटा की बात कर लेते हैं। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो बच्चा ये आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा ना, चीज़ें मैं सारी कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी नहीं छोड़ रहा हूँ, थोड़ी स्पीड हमारी ज़्यादा है, बट क्योंकि हमें कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। अनग्रुप डाटा, अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2 3 2 4 3 2 4 2। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें मोड क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि मोड बताओ, तो आपको देखना है डेफिनेशन में क्या बोला है, अपीयर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब ऐसी वैल्यू जो बार बार आ रही है। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि दो एक बार है, 2 बार है, 3 बार है और 4 बार है, और कोई भी वैल्यू 4 बार नहीं है, तो मोड जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप रखो वेरिएबल, क्योंकि ये तो कम डाटा है, यहाँ पे आप करोगे टेली मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे, ये 2 आपका मोड होगा, यहाँ पे आप क्या करोगे टेली मार्क, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको कन्वर्ट करोगे। वेरिएबल आपका क्या है, सबसे छोटा 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। 2 कितनी बार आया, 4 बार, 1 2 3 4। 3 कितनी बार आया, 2 बार, 1 2। 4 कितनी बार आया, 2 बार, 1 2। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखो कितनी बन रही है, इसकी 4 बन रही है, इसकी 2 बन रही है, इसकी 2 बन रही है। हमने क्या बोला, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अपीयर्ड, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 की है, वो 2 क्या हो जाएगा आपका मोड हो जाएगा। ठीक, ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो तो इस तरीके से करते हैं, कम ऑब्जर्वेशन तो देख के पता चल रहा है, इसलिए इसमें बोलते हैं कि भाई देख के भी बता सकते हैं कि मोड क्या होगा। चीजें समझ में आई। चलो, ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल हो तो ग्रुप डाटा की बात करते पहले। ग्रुप डाटा मतलब वही, आपके पास वेरिएबल्स दिए हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दी है। मान लो दिया है 2 5 8 7 9, फ्रीक्वेंसी आपको दे दी 10 15 25 7 और 3। तो आपको क्या करना है, जब ग्रुप डाटा दिया रहे तो आपको देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको देखना है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ है, तो देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 25 आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 8 जो है वो आपका क्या होगा, मोड होगा। क्लियर बात, इतनी सी। ठीक, बस इतना है। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली वैल्यू क्या होगी, मोड होगी। अब ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल, ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल में आपको ध्यान रखना है, मैंने मिड पॉइंट को बोला था, यहाँ पे मिड पॉइंट को हम xi मानते हैं। अब इसमें जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी देखा जाएगा। ठीक है, ग्रुप डाटा क्लास इंटरवल में यहाँ पे चलता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर मोड इक्वल टू L प्लस H F0 माइनस F1 अपॉन में 2F0 माइनस F1 माइनस F2, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, L तो आपका वही हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मतलब मॉडल वाली जो क्लास होगी उसका डाटा आपको इस तरीके से दिया रहेगा भाई, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, इस तरीके से दिया रहेगा आपको डाटा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी रहेगी आपकी 2 8 7 3। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ये आपकी क्या होगी, मॉडल क्लास। पता कैसे चला, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी देखेंगे हम, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है किस क्लास की है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी क्लास किस क्लास की है, 10 से 20 की। तो ये आपकी क्या हो गई, मॉडल क्लास, ये आपकी हो जाएगी मॉडल क्लास। ठीक, अब मॉडल क्लास की ये लोअर लिमिट क्या हो गई 10,
ठीक है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ की 10 है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। दूसरा हम एज की बात करें तो क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की विड्थ देखो क्या है 10, 20 में से 10 जाएगा तो यहाँ आ जाएगी 10। फिर आप देखोगे यहाँ पर F0 मतलब यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी आप देखो कितनी है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 है। ठीक, फिर है F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी या प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्या लिखोगे, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है, अब देखो मॉडल क्लास के पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 आप लिखोगे। ठीक, F2 क्या बोला गया है यहाँ पर, F2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। F2 क्या है, सक्सीडिंग है, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 है। तो इसको हम बोल देते हैं F1, ये F0, ये है F2। ठीक, ये सारी वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो आपका मोड निकल जाएगा। जैसे क्या है, L यहाँ पर 10 दिया है, एज आपका 10 है, फ्रीक्वेंसी यहाँ अंदर जाएगा। F0 कितना है, 8 है, F1 2 है, बटे में फिर करोगे आप 2, ये कितना है 8 है, फिर माइनस करोगे 2 है, फिर माइनस करोगे 3 है। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा ये 10 प्लस यहाँ अपना कितना 6, ये हो जाएगा 60, नीचे आ जाएगा 16 और -5 करोगे तो 11। तो 70/11 आप करोगे तो आपका मोड निकल के आ जाएगा। क्या था, 11 छंग 66। ठीक है, जो भी हो कैलकुलेट करके देख लेना यहाँ से। ठीक, इस तरीके से आप कैलकुलेट करके यहाँ से निकाल लेना, पर ये पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू है। आपको बस फार्मूला समझाना था, फार्मूला होता क्या है इसका, ये क्लियर है, चीजें समझ में आ गई आपको। यहाँ से ये मोड हम कर सकते हैं। मोड में कंडीशन है, ग्रुपिंग मेथड, जिसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। मैं यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड से क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो आपके एग्जाम पूछा नहीं जाएगा, बट इतना जरूर पूछा जाएगा। ग्रुपिंग मेथड में जो है, याद रखना, ग्रुपिंग मेथड की कंडीशन, ग्रुपिंग मेथड कब लगती है, जब मोड आपका क्या हो, फर्स्ट क्लास में हो, फर्स्ट क्लास लास्ट क्लास में हो। जैसे कि मैंने यह बताया, अगर आपका मोड ये होता तो आप मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको इसके ऊपर वाली F1 चाहिए। तो इसके ऊपर वाली F1 कहां से लाओगे, इसके ऊपर ये F1 चाहिए हमको, है ना। ये F0 है, F1 ऊपर रहती है प्रीसीडिंग वाली। अगर 2 मोड है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, अगर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर है, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ऐसा बोल सकते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कम्स इन फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, मान लो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 की जगह 8 होती, ये 8 अगर यहाँ होता तो ऊपर वाली वैल्यू हम नहीं निकाल सकते क्योंकि प्रीसीडिंग वैल्यू ऊपर चाहिए, वो नहीं निकाल पाते, नहीं निकाल सकते। अगर 8 यहाँ लास्ट में होता तो यहाँ इसके नीचे एक वैल्यू चाहिए, जैसे 7 है F0 की F2, तो वो F2 नहीं निकाल सकते, तो भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तब उस कंडीशन में मेथड ऑफ ग्रुपिंग लगाते हैं। ठीक है, दूसरा हम बोल सकते हैं जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट हो जाए। ठीक है, जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट हो जाए, मान लो ये 8 अगर 2 बार आ जाए, ठीक है, यहाँ पे भी 8 है और मान लो यहाँ पे भी 8 है, 2 बार 8 आ जाए, तो किसको मोड मानेंगे? तब यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है, मान लो फ्रीक्वेंसी क्या हो, इरेगुलर हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या, इरेगुलर, मतलब बार बार कम ज्यादा हो रही हो, कभी बढ़ रही, कभी घट रही, कभी बढ़ रही, कभी घट रही, कभी बढ़ रही, कभी घट रही, बार बार ऐसा हो रहा है। 1-2 बार हो तो चलेगा, 1 बार तो होना भी चाहिए, तभी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, लेकिन बार बार अगर ऐसा हो रहा है तब भी ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर मोड कंप्लीट होता है। इसमें भी मेरिट डिमेरिट एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। मेरिट्स की बात करें तो सेम एज मीडियन, सिर्फ एक आप यहाँ पर, हाँ, क्या पॉइंट छोड़ देना, पहला वाला पॉइंट छोड़ देना, यार लिख ही लो यार। ठीक है, पहला वही है, यहाँ पर मेरिट और डिमेरिट दोनों की बात करूंगा मैं साथ में ही। ठीक है, 6 पॉइंट को ध्यान में रखना है जो पिताजी के हैं। तो पहला पॉइंट इसमें यहाँ पे आता है, इट इज इल डिफाइन। यहाँ पर इल डिफाइन क्यों बोला? आप तो बोलोगे सर बहुत इजी तो है,
फ्रीक्वेंसी देखना है बस मैक्सिमम वाली, वही तो डेफिनेशन है इसकी। मैंने इल डिफाइन इसको डीमेरिट में क्यों रख दिया, इसलिए रखा इसकी वजह से। क्यों, क्योंकि मान लो अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहले आ गई या लास्ट में आ गई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट हो गई या ये हो गई, तो फिर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते ना। फिर कहां से हम बोल देंगे कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वही उसके सामने वाली वैल्यू मोड होगी, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि वहां पर हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट हो गई तब भी नहीं बोल सकते कि ये मोड है, क्योंकि रिपीट हो रही है, तब डिफाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इसको इल डिफाइन में रखते हैं। तो यहां पर शुरू क्या होगा, इट इज इजी टू कैलकुलेट, ठीक है, इट इज टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। गणना करना आसान है, समझना आसान है इसको। दूसरा वही, दूसरा ये बताओ, ऑल इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। क्या बताओ मुझे, सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है? नहीं है। हमने क्या किया, जो सबसे ज्यादा रिपीट था उसी को मोड बना दिया, 3 4 3 2 3, इनका कोई यूज ही नहीं किया, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है। जब सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड नहीं है तो मैंने बोला था कि वो पॉइंट भी साथ में आएगा, कौन सा, इट इज अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग से अफेक्ट करेगा, ठीक। एक और पॉइंट यहां आ जाएगा, इट इज नॉट केपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें आगे भी कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है, सेम एज मीडियन। जितनी चीजें समझ में आ गई। तो फिर मेरिट्स क्या है सर, मेरिट्स देखो, मेरिट्स क्या है इसके, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ग्राफिकली किससे रिप्रेजेंट करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं हम हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम शायद मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में बताया था, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ होता है। तो जो सबसे मैक्सिमम ग्राफ होता है हमारा, कौन सा, ये जो सबसे मैक्सिमम ग्राफ होता है, इसका मिडिल पॉइंट देखते हैं, इसके मिडिल पॉइंट के पास जो भी वैल्यू होती है उसको हम मोड बोलते हैं। तो हिस्टोग्राम से निकालते हैं मोड को, यह याद रखना, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ओपन इन क्लास में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ओपन इन क्लास में इसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, याद रखना, ओपन इन क्लास में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसके क्या है, मेरिट्स हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब इसकी यूज भी देख लो, यूजेस क्या है इसके, यूजेस क्या है, तो इसका यूज करते हैं हम, जैसे हम एवरेज शू साइज निकालना है, इंडिया की एवरेज शू साइज, या बिजनेस फोरकास्टिंग में ऐसे लिखूं मैं सीधे, बिजनेस फोरकास्टिंग में इसका यूज किया जाता है। बिजनेस फोरकास्टिंग का मतलब, जैसे कि मान लो पूरे भारत के, अब जैसे जूते बनाने वाली कंपनी क्या सबका नाप लेने जाती है क्या, भाई आपके घर आई, बताओ साहब आपके जूते का नाप क्या है, उसके हिसाब से हम जूते बनाएंगे, कंपनी आती है क्या, नहीं। वो क्या करती है, एक रैंडम सैंपल 1000 लोगों या 5000 लोगों का सैंपल लेती है, उसके हिसाब से जो है एवरेज शू साइज बनाती है। तो वो इसमें आता है, मोड के थ्रू वो किया जाता है, किसके द्वारा, मोड के थ्रू द्वारा। अब मान लो कि आप कई बार पढ़ते हैं कि भारतीय लोगों की जो एवरेज हाइट है वो 5 फीट 5 इंच या ऐसा कुछ है, तो वो कैसे पता की, उन्होंने कुछ डाटा लिया, सैंपल लिया 5000 लोगों का, और उसकी जो मोड के थ्रू एवरेज हाइट निकाल ली। तो बिजनेस फोरकास्टिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेंस या एवरेज शू साइज आप बोल सकते हो, है ना, शू साइज, मेंस वियर कपड़े जो बनते हैं वो सारा इसी बिजनेस फोरकास्टिंग मतलब मोड के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पर क्या कंप्लीट होता है, पूरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट होता है। आपको यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन नहीं पढ़ना है, बट यहाँ पर एक रिलेशन याद रखना, जियोमेट्रिक मीन बड़ा होता है, अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है जियोमेट्रिक मीन से, और जियोमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से, ठीक। ये रिलेशन याद रखना, जियोमेट्रिक मीन बराबर होता है अंडर रूट अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, ठीक है, ये याद रखना। जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बन जाएगा आपका अंडर रूट ए बी, ये आप बना सकते हो अगर ऑब्जर्वेशन है। अरिथमेटिक का फिर फार्मूला बनेगा आपका a प्लस बी बाई 2, अगर 2 ऑब्जर्वेशन दिए तो। हार्मोनिक मीन का फार्मूला बनेगा 2ab और a प्लस बी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, ये रिलेशन है। और मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये रिलेशन भी याद रखना। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये रिलेशन भी याद रखना, ठीक है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक। अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मीडियन ग्रेटर देन इक्वल टू मोड, इस तरीके से होता है, ठीक है। मीन कभी भी अरिथमेटिक मीन से बड़ा नहीं हो सकता, मोड कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। रिलेशन है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये भी याद रखना है। और ये सारी चीजें, अगर आपको कोई 2 ऑब्जर्वेशन देते और बोले ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो इससे निकाल सकते हो। 2 ऑब्जर्वेशन अरिथमेटिक मीन निकालो, इससे निकाल सकते हो। 2 ऑब्जर्वेशन देते और
हार्मोनिक मीन निकालो तो ये वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। क्लियर है? अगर आप अर्थमेटिक मीन दिया, हार्मोनिक मीन दिया और बोले ज्योमेट्रिक मीन निकालो तो ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। सारी चीज यहाँ पर क्लियर है, बेसिक जहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से बन जाएगा, अदरवाइज पूछा भी नहीं जाता ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो है मेजर टेंडेंसी खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बातें देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।